Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and dear students. Today's lecture is related to the long-term liabilities, or you can say in other words, non-current liabilities. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा बेसिक अकाउंटिंग का एक कोर्स चल रहा है और बेसिक अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर एसेट्स का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आज इंशाल्लाह ताला लायबिलिटीज़ का पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज ये हमारा 9th लेक्चर है बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड। और सबसे पहली बात तो ये लायबिलिटी होती क्या है ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था उनके लिए ये बता देता हूँ कि लायबिलिटी देखें बोर्ड के ऊपर क्या मेंशन है कि लायबिलिटी इज समथिंग, लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है अ पर्सन और कंपनी ओज, एक शख्स भी हो सकता है और एक पूरी कंपनी भी हो सकती है, वो मफरूज है यानी कि उसने किसी पार्टी से कर्जा लिया हुआ है। अगर तो वो एक शख्स है तब भी उसने कर्जा लिया हुआ है, अगर तो वो कंपनी है तब भी उसने कर्जा लिया हुआ है। यूजुअली अ सम ऑफ मनी, और वो कर्जा जो है वो आमतौर पर रुपए पैसे की सूरत में होता है, अमाउंट की सूरत में होता है जो कि उसने कर्जा लिया हुआ होता है। याद रखिए, अगर एक शख्स या एक कंपनी किसी भी दूसरी पार्टी से कोई कर्जा ले ले, कुछ रकम उसके ऊपर मफरूज हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में जिसने कर्जा हासिल किया है उसके लिए बन जाएगा लायबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाएगी। और जिम्मेदारी क्या बन जाएगी कि उसके ऊपर ये फ़र्ज होगा, उसके लिए वाजिब अदा हो जाएगी वो रकम जो कि उसने दूसरी पार्टी से कर्जा हासिल किया है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जो भी एग्रीमेंट के अंदर तय पाएगा उसको अदा करना पड़ेगा। लायबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट या तो जिम्मेदारी या फिर वाजिबात, एक से ज़्यादा है लिहाजा जिम्मेदारियाँ कहा जा रहा है। इसके दो पोर्शन थे। करंट लायबिलिटीज हम डिस्कस डिटेल के अंदर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है लायबिलिटी से रिलेटेड दूसरी तरह की लायबिलिटी को हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे, जिसका नाम है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नाम से जाहिर है लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है तवील मुद्दत की लायबिलिटी। तवील मुद्दत कितनी तवील? तो जवाब ये है कि मोर देन 1 ईयर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कर्जा हासिल किया हुआ है एक ऐसी मुद्दत के लिए जो कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होगा, तो स्टूडेंट्स को कहलाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और इसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? नॉन करंट। उसकी रीज़न क्या है? ये वाली लायबिलिटीज होती है करंट, ये बन जाएंगी नॉन करंट, यानी कि ये करंट नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले देखते हैं। लायबिलिटीज एक ऐसी जिम्मेदारियाँ दैट आर ड्यू, जो कि वाजिब अदा होंगी, आफ्टर अ ईयर, 1 साल की मुद्दत के बाद, और मोर, यह मुमकिन है कि मोर देन 1 ईयर हो। जाहिर सी बात है आफ्टर अ ईयर का मतलब ही होता है कि 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो लायबिलिटी ऐसी है जो 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी है तो वो पहली वाली कैटेगरी से ताल्लुक़ रखेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको करंट लायबिलिटी कहते हैं। और अगर लायबिलिटी ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या किसी एक शख्स के ऊपर जो उसके मोर देन 1 ईयर उसको अदा करनी है, तो वो बन जाएगी लॉन्ग टर्म, या दूसरे अल्फाज में नॉन करंट। इसकी भी कई एक मिसालें हैं, हमने चंद एक मिसालों को आज डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला। नंबर 1 है आपके पास बॉन्ड्स पेबल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बॉन्ड पेबल और डिबेंचर पेबल, इसके अंदर ये दोनों की दोनों ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आती हैं। वैसे तो सारी लॉन्ग टर्म है। बॉन्ड पेबल और डिबेंचर पेबल को हम दोनों को पैरेलल डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त। बॉन्ड पेबल हो या डिबेंचर पेबल हो, ये होती तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये इसको आप कह सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिमिलैरिटी भी है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटी किस हवाले से? सिमिलैरिटी इस हवाले से है कि भले ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बॉन्ड पेबल हो या भले ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिबेंचर पेबल हो, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी कि मोर देन 1 ईयर के बाद ऑर्गेनाइजेशन को अदा करना है। ये भी और ये भी, बॉन्ड पेबल हो या डिबेंचर पेबल हो, दोनों सूरतों में ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी होगा कि वो इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट किसको पे करेगी? अगर तो सामने वाला बॉन्ड होल्डर है तो बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट देगी, अगर तो सामने वाला डिबेंचर होल्डर है तो वो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दोनों के हवाले से कि दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट किसका हाई होगा, इंटरेस्ट रेट याद रखिएगा कि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का रेट नॉर्मली ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड होल्डर के। सवाल ये पैदा होता है क्यों? तो डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट रेट आमतौर पर ज़्यादा मिलता है और बॉन्ड होल्डर को डिबेंचर जो इंटरेस्ट का रेट है वो कंपैरेटिवली कम मिलता है। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके पास कोलेटरल मौजूद होती है। कोलेटरल से क्या मुराद है? कोई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है? फर्ज करिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने एक बॉन्ड इशू किया है, उसके लिए याद रखिएगा आमतौर पर होता यह है
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड को इशू कर रही है तो उसके लिए वो कोई ना कोई सिक्योरिटी नॉर्मल हालात में सामने वाली पार्टी के पास रखवाती है। कौन रखवा रहा है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी रखवा रही है। किसके पास रखवा रही है? उसके पास जिसको वो बॉन्ड इशू कर रही है, इनके पास करें जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक के पास ये हक हासिल हो जाएगा कि अगर तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस बॉन्ड के एवज में पैसा पे करने के काबिल ना हो किसी भी वजह से, तो वो पब्लिक जो है, वो जो बंदा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की उस सिक्योरिटी के मौजूद होने की बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के फला चीज़ों को बेचकर अपनी चीज़ को हासिल कर सकता है। चूंकि उस शख्स के पास एक सिक्योरिटी मौजूद है, उसके पास एक हक हासिल है, लिहाजा उसका जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क माने खतरा, रिस्क का फैक्टर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। याद रखिएगा, जब रिस्क का फैक्टर कम होगा तो इंटरेस्ट का रेट भी कम होता है। दूसरी तरफ डिवेंचर होल्डर है, कंपनी ने पर्सनल डिवेंचर इशू किया है। याद रखिएगा, डिवेंचर जब इशू करती है कंपनी तो नॉर्मल हालात में कंपनी उन डिवेंचर्स के ऊपर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नॉर्मल हालात में नहीं रखवाती, कोई कोलैटरल नहीं रखवाती नॉर्मल हालात में। जब डिवेंचर इशू किए कंपनी ने, डिवेंचर इशू किए वो भी लॉन्ग टर्म है, यानी कि तवील मुद्दत के लिए, मोर देन 1 ईयर है। डिवेंचर इशू करने के बाद सामने वाले डिवेंचर होल्डर के पास सिक्योरिटी तो मौजूद नहीं है। जब सिक्योरिटी मौजूद नहीं है तो रिस्क का फैक्टर बताइए बढ़ जाएगा या रिस्क का फैक्टर कम हो जाएगा? रिस्क कहते हैं खतरे को। खतरा जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। खतरा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सामने वाले डिवेंचर होल्डर के पास किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसने पैसा तो कंपनी को दे दिया, कंपनी ने पैसा हासिल कर लिया। अब अगर कंपनी फर्ज करें डूबती है, कंपनी पैसा अदा करने के काबिल नहीं होती, तो सामने वाला डिवेंचर होल्डर जो है उसके पास कोई सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं है। जब सिक्योरिटी मौजूद नहीं है तो उसका जो रिस्क है, खतरा जो है वो बढ़ रहा है। खतरा बढ़ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन उस डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट देगी, सूद जो देगी, वो भी ज़्यादा देगी। क्या सीखा आपने? यहाँ पर बॉन्ड्स की सूरत में खतरा जो है वो कम है, लिहाजा इंटरेस्ट जो है वो भी कम है। और खतरा कम क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है वो बेसिकली सामने वाले को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सिक्योरिटी फराहम कर रही है तो सामने वाले का खतरा कम हो गया, खतरा कम हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो गया। डिवेंचर्स के केस में क्या है स्टूडेंट्स, कि सामने वाले जो डिवेंचर होल्डर है उसको कंपनी आमतौर पर किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं देती, तो सामने वाले का जो डिवेंचर होल्डर है उसका खतरा जो है, उसका जो रिस्क है वो बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। मेरा इरादा इंशाल्लाह ताला ये है कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाकर इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगा। और मेरी अगली वीडियो जो होगी 9th के बाद 10th वीडियो इंशाल्लाह इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, ताकि स्टूडेंट्स जो कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के दरमियान डिफरेंसेस को और बेहतर तौर पर स्टडी करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह वहाँ से और इनको इस्तिफादा हासिल होगा। अभी मुख्तसरन हम ये बात कह सकते हैं बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के हवाले से कि बॉन्ड जो है वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, डिवेंचर जो है वो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लेकिन याद रखिएगा ये बात कि बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में चंद एक बातों में सिमिलैरिटीज़ हैं और चंद एक बातों में डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये बेसिक बात जो बिल्कुल क्लियर है बॉन्ड्स और डिवेंचर से रिलेटेड कि ऑर्गेनाइजेशन ने बॉन्ड इशू किए हों या डिवेंचर इशू किए हों, दोनों सूरतों में ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को लाजमी तौर पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट किसको पे करेगी? वो डिवेंचर होल्डर को या फिर बॉन्ड होल्डर को। डिवेंचर होल्डर या बॉन्ड होल्डर कौन होता है? वो बंदा होता है जिसने बॉन्ड को परचेज किया है या डिवेंचर को परचेज किया है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। लेट सपोज कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिवेंचर इशू कर रही है और डिवेंचर फर्ज करें, फर्जी तौर पे बात करते हैं, 5 लाख रुपए का है। डिवेंचर बेसिकली एक तरह का सर्टिफिकेट है। वो डिवेंचर ऑर्गेनाइजेशन ने इनके पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने कहा कि भाई ये डिवेंचर है, 5 लाख रुपए इसकी मालियत है, कितने अरसे के लिए हम इशू कर रहे हैं? फर्ज कर लेते हैं 5 साल की मुद्दत के लिए इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम एज्यूम करते हैं कि 5 लाख रुपए उस डिवेंचर की कहलाएगी कीमत। कितनी मुद्दत है? 5 ईयर्स की मुद्दत है। सामने वाली कंपनी कहती है कि भाई हम इसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? फर्ज कर लेते हैं 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट यानी कि सूद। पता है क्या इंटरेस्ट सालाना पे करना है? जवाब है जी हाँ, सालाना पे करना है, एनुअली। ये ईयरली एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ, फर्ज करें आज की तारीख में, आज है 9 जुलाई सन 2020। 9 जुलाई 2020 को अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी 5 लाख रुपए मालियत का डिवेंचर इशू कर रही है
और वो डिवेंचर जो इशू कर रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट करें 10%, 10% सूद पे करेगी सालाना। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं 5 साल की मुद्दत का वो डिवेंचर है, खुद ब खुद ये लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। 5 साल आपको पता है मोर देन 1 ईयर होता है, लिहाजा ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगा। पहला सवाल, किसकी है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? जिसने डिवेंचर खरीदा है या जिसने डिवेंचर बेचा है? जवाब है जिसने डिवेंचर बेचा है या जिसने डिवेंचर खरीदा है। सोचें, जाहिर सी बात है खरीदने वाले की लायबिलिटी नहीं होगी। खरीदने वाली की इसलिए लायबिलिटी नहीं है क्योंकि खरीदने वाले ने तो बेसिकली पैसा पे किया है। किसको पे किया है? कंपनी को पे किया है। किसकी जेब में पैसा आया है? कंपनी की जेब में पैसा आया है। इसका मतलब हुआ कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाएगी कंपनी की, ना कि उस डिवेंचर होल्डर की। डिवेंचर होल्डर एक ऐसा शख्स होता है जिसने डिवेंचर खरीदा है। कैसे खरीदा? कंपनी के पास उसने 5 लाख रुपए अदा कर दिए, कंपनी के पास 5 लाख रुपए आ गए, तो कंपनी की अब ये जिम्मेदारी बन गई, कंपनी की ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गई कि कंपनी अपने वादे के मुताबिक उस बंदे को, अगर 5 साल की मुद्दत के लिए इशू किया गया है कि 5 साल के बाद उस बंदे को जो कि डिवेंचर होल्डर है कंपनी का 5 लाख रुपए भी अदा करे प्लस सालाना 10% इंटरेस्ट भी अदा करे। 10% इंटरेस्ट होता है 50,000 रुपए 5 लाख के ऊपर। इसका मतलब वो कंपनी ईयर 1 के इख्तिताम पर 50,000 पे करेगी, ईयर 2 के इख्तिताम पर फिर 50,000 पे करेगी, ईयर 3 के इख्तिताम पर फिर 50,000 पे करेगी इंटरेस्ट, ईयर 4 के इख्तिताम पर फिर 50,000 पे करेगी। लेकिन बताएं ईयर 5 के इख्तिताम पर कितना पे करेगी? जी 50,000। गलत जवाब, 5,50,000। बताएं 5,50,000 क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि 5वें साल का इंटरेस्ट तो बना 50,000 और 5वें साल का चूंकि इख्तिताम हो रहा है और वो डिवेंचर की मुद्दत भी 5 साल थी, लिहाजा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ओरिजिनल रकम है 5 लाख रुपए, वो भी अदा किए जाएंगे प्लस 50,000 रुपये 5वें साल का इंटरेस्ट भी अदा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 4 साल तक कंपनी 50,000 रुपये सालाना की बुनियाद पर अदा करेगी, 5वें और आखिरी साल में कंपनी 5,50,000 रुपये अदा करेगी, जिसमें 5 लाख रुपए डिवेंचर की असल रकम है प्लस 50,000 रुपये 5वें साल का सूद है। 5 साल की मुद्दत जैसे ही तमाम होगी, डिवेंचर की मुद्दत मैच्योर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब अगर वो डिवेंचर होल्डर मजीद दोबारा से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। नहीं करना चाहता है, कोई इशू नहीं है, उससे डिवेंचर ले लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये पूरी कहानी अच्छी तरह समझ में आई होगी और जानबूझ के मैंने समझाई है क्योंकि बॉन्ड्स और डिवेंचर से रिलेटेड मैं कितनी ही बातें कर लूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अगर एग्जाम्पल भी दूंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। अगर बॉन्ड्स और डिवेंचर से रिलेटेड आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो तो अगली तरफ हम जा रहे हैं, अगली लायबिलिटी की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट। याद रखिएगा इस लफ्ज़ के अंदर बी जो है वो साइलेंट होता है, इसको आप डेप्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बल्कि डेट। ई साइलेंट है, DEBT डेट। एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी एंड डेट? व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फ़र्क है लायबिलिटी में और डेट में? बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, डेट का मतलब है जिम्मेदारी या कर्जा, जबकि एक्चुअल में ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है। इसलिए क्योंकि एवरी डेट इज अ लायबिलिटी, हर किस्म का डेट लायबिलिटी तो होती है बट एवरी लायबिलिटी इज नॉट अ डेट। हर लायबिलिटी डेट नहीं होता या नहीं होती। इसकी एग्जांपल, डेट सिर्फ और सिर्फ वो लायबिलिटी होगी जो कि आपने कर्जा लिया हुआ है इन शेप ऑफ मनी, पैसे की सूरत में आपको किसी पार्टी को कुछ पैसे अदा करने हैं और अभी आपने अदा नहीं किए हैं, वो आपके लिए डेट कहलाएगा। फिर लायबिलिटी क्या चीज़ है? लायबिलिटी से मुराद ये वाला डेट तो शामिल ही है, सारी डेट्स लायबिलिटी होते हैं, लेकिन लायबिलिटी में कुछ और भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक पार्टी ने किसी से एडवांस में पैसे लिए हुए हैं, एडवांस में जो पैसे लिए हुए हैं आप जानते हैं उसको अनअर्न्ड कहते हैं, लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। एडवांस में अगर पैसे आपने लिए हुए हैं किसी पार्टी से और अभी आपने उसको सर्विसेज नहीं दी हैं तो ये वाली आपके लिए बन जाएगी लायबिलिटी, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। इट मीन्स दैट कि एवरी डेट इज अ लायबिलिटी, हर किस्म का डेट लायबिलिटी तो होती है बट एवरी लायबिलिटी इज नॉट अ डेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अनअर्न्ड की बात करें, अनअर्न्ड का मतलब आपने किसी पार्टी से एडवांस में पैसे रिसीव किए हुए हैं, एडवांस में पैसे असल में अगर आपने रिसीव किए हुए हैं इट मीन्स दैट आपको उसको अपनी सर्विसेज अदा करनी है 1 साल के अंदर अंदर। बताइए सर्विसेज अदा करनी है अभी अगर वाकई हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन ये आपके ऊपर किसी किस्म का डेट नहीं है, आपके सर पे कोई डेट सवार नहीं है।
क्योंकि आपने एडवांस में पैसा रिसीव जरूर किया, जो कि आपकी जिम्मेदारी बन गई, और जिम्मेदारी भी कैसी जिम्मेदारी बन गई, अनअर्न्ड लायबिलिटी बन गई। हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म लोन की। नाम से जाहिर है लॉन्ग टर्म का मतलब होता है तवील मुद्दत का आपने कोई कर्जा हासिल किया हुआ है, कोई आपके ऊपर जिम्मेदारी है मोर देन 1 ईयर, और इसी को डेट कहा जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन की एक छोटी सी मिसाल, जैसे गवर्नमेंट जो है, खुद हमारी गवर्नमेंट भी उसमें शामिल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो क्या करते हैं, तवील मुद्दत के कर्जे ले लेते हैं दूसरे ममालिक से, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल। अब होता क्या है, इस तरह उर्दू के अंदर कहा जाता है, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। इसका मतलब क्या हुआ, हुकूमतें कर्जा लेती हैं, और कर्जा लेने के बाद उनकी सोच, सबकी नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर सोच ये होती है कि भाई कौन अदा कर रहा है, 5 साल की हमारी मुद्दत है, वो तमाम हो जाएगी, फिर देखा जाएगा, आने वाली हुकूमत अदा करती फिरेगी। और आने वाली हुकूमत क्या करती है, वो कहती है टेंशन लेने की क्या बात है, हम भी कर्जा ले लेते हैं, और पिछली हुकूमत ने जो हरकत की वही हम भी करते हैं कि आने वाली हुकूमत अदा करेगी। इस तरीके से पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है तवील मुद्दत का आपने कर्जा ले लिया, और तवील मुद्दत का आपने डेट है, यानी कि याद रखिएगा मोर देन 1 ईयर है। अगली लायबिलिटी आ रही है आपके पास मॉर्गेज पेबल। यहाँ पे भी एक लेटर साइलेंट है स्टूडेंट्स, बताएं कौन सा, ये टी साइलेंट है, और यहाँ पे कौन सा लेटर साइलेंट था, बी साइलेंट था। इसको मॉर्गेज नहीं बोलेंगे बल्कि मॉर्गेज पेबल बोलेंगे, टी साइलेंट है, लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। मॉर्गेज पेबल क्या होता है, मॉर्गेज पेबल का मतलब ये होता है कि आपने अपना कोई घर है, कोई आपकी जायदाद है, कोई आपकी दुकान है, कोई आपकी बिल्डिंग है, उसके ओरिजिनल कागजात आपने किसी के पास कर्जे के तौर पर, गिरवी के तौर पर आपने रखवाए, और उससे आपने कर्जा हासिल कर लिया। जिससे आप कर्जा हासिल करते हैं वो आमतौर पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, कोई बैंक होता है। उस बैंक के पास आप जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे कर्जे की ज़रूरत है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी जायदाद है, इसके ये ओरिजिनल कागजात हैं, आप चेक कर सकते हैं, और कर्जा वो हासिल करते हैं कौन, जिसके ओरिजिनल कागजात हैं। बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है देखभाल कर, चेकिंग करके, जो पूरा उनका तरीक़ाकार है, उसके बाद उनको कर्जा फराहम कर देता है। याद रखिएगा कर्जा जो फराहम किया जाता है वो कर्जे की रकम कितनी होती है, लेट सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मेरी है इस वक्त, लेट सपोज, और वो मार्केट में सब मौजूद है। जब मैं कर्जा लेने के लिए जाऊंगा बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो बैंक वाले कभी भी मुझे 1 करोड़ रुपए पे नहीं करेंगे कर्जे के तौर पर। क्वेश्चन है क्यों, जब मेरी प्रॉपर्टी की कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर 1 करोड़ रुपए मौजूद है, हर कोई जानता है 1 करोड़ या उससे ऊपर ही जा रही है, तो बैंक वालों को क्या तकलीफ है 1 करोड़ देते हुए। तो उसका जवाब ये है कि बैंक वाले 1 करोड़ से हमेशा कम ही पे करेंगे, 80 लाख दे देंगे, 85 दे देंगे, कम देंगे। बहरहाल कम देने का उनकी लॉजिक क्या है कि अगर मैं जितनी मुद्दत के लिए मैंने कर्जा लिया है अदा ना कर सकूं, और बैंक वालों को मेरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, तो बैंक वालों को मेरी प्रॉपर्टी बेचते हुए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फर्ज करें बैंक वालों ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 1 करोड़ रुपए मुझे दे दिए, और मैं जो हूँ वो अदा करने के काबिल ना रहा, बैंक वालों ने उसको बेचने के लिए निकले, पता चला वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी भी वजह से अब तो 90 लाख की हो गई, तो 90 लाख की हो गई, इसमें 10 लाख तो खड़े खड़े बैंक को लॉस हो जाएगा। लिहाजा बैंक वाले होशियारी का मुजाहरा करते हुए मुझे मेरी प्रॉपर्टी की जितनी कीमत है मार्केट में जो चल रही है उससे कम कर्जे के तौर पे अदा करेंगे। बातों में यहाँ एक बात आपको और क्लियर हो जानी चाहिए, और हो गई होगी मुमकिन है, कि अगर 5 साल की मुद्दत के लिए फर्ज करें मैंने कर्जा लिया है, 7 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया है, जितनी भी मुद्दत के लिए लिया है, मोर देन 1 ईयर ही होगा, अगर मैं बैंक के पैसे अदा ना कर सकूं, तो बैंक के पास ये हक हासिल होगा, बैंक के पास ये राइट होगा कि बैंक मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकेगी बगैर मेरी इजाज़त के, और बैंक को बेचने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो पैसे हैं वो हासिल कर लेगी। एक छोटी सी बात और भी आपसे क्लियर करूं आपको कि अगर फर्ज करिए मेरी प्रॉपर्टी जो कि 1 करोड़ रुपए की थी, तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बैंक वाले 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेच दें फॉर एग्जाम्पल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक वाले 10 लाख रुपए मुझे कोई अदा करने आ जाएंगे। 10 लाख रुपए बैंक का ही रहेगा और 1 करोड़ तो होगा ही होगा उनका बैंक का। इट मीन्स दैट अगर इजाफी रकम के ऊपर बैंक वाले मेरी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो बैंक वाले इतने कोई शरीफ नहीं है कि मुझे ला के मुझे पैसे रिमेनिंग अदा करेंगे। मॉर्गेज पेबल याद रखिएगा कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास रखवाई और बैंक से आप कर्जा हासिल कर लेते हैं। बैंक लोन याद रखिएगा अगर 1 साल की मुद्दत तक का है तो वो तो हो जाएगा करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट।
लेकिन अगर बैंक लोन फर्ज करिए मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज्यादा मुद्दत का है, तो वो बैंक लोन चला जाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। इसका मतलब हुआ ये जितनी लायबिलिटीज आप पढ़ रहे हैं ये सब की सब वो हैं जो कि 1 साल की मुद्दत के बाद ऑर्गेनाइजेशन को अदा करनी पड़ेंगी। अगला है आपके पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स आप जानते हैं जो कि गवर्नमेंट को पे किया जाता है। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। डेफर्ड का मतलब होता है मुलतवी करना। ये क्या मतलब मुलतवी करना? एक इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज करिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रकम ऐसी है जो कि टैक्स के तौर पर हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, लेकिन अभी हम उस करंट, याद रखिएगा वो करंट टैक्स होता है, मौजूदा टैक्स होता है, लेकिन अभी हम उस टैक्स को बैंक को गवर्नमेंट को अदा नहीं कर रहे हैं। अगर तो वो टैक्स हम बैंक जो जितना भी टैक्स हमारे पास ड्यू है तो हम गवर्नमेंट को अदा अगर ना कर रहे हो तो फिर वो टैक्स जो है वो हम पहली बात अदा कब करेंगे? नियर फ्यूचर में अदा करेंगे। नियर फ्यूचर का मतलब ये होता है कि ये जो साल चल रहा है इसके बाद वाले सालों में अदा किया जाएगा, लिहाजा वो लायबिलिटी बन जाएगी लॉन्ग टर्म। इसका मतलब ये हुआ मौजूदा साल का वो टैक्स था लेकिन अदा कब किया जाएगा? आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर। लिहाजा उस टैक्स को करंट पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हमने मुलतवी कर दिया, हमारे सर पर से ये जिम्मेदारी आर्जी तौर पर हट गई, दूर हो गई। लिहाजा ये लायबिलिटी हमारी लेकर आएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो कि आपको नियर फ्यूचर में अगले 2 साल 3 साल 4 साल जितनी भी मुद्दत है उसमें अदा करना पड़ेगा, और ये भी आपकी लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग टर्म नोट पेबल। लॉन्ग टर्म नोट पेबल का मतलब ये होता है कि ये भी तवील मुद्दत का एक नोट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया है। आपको अच्छी तरह से पता होगा एक नोट पेबल होता है जो कि करंट लायबिलिटी में आता है। अगर सिंपल नोट पेबल लिखा हुआ है तो आप जानते हैं करंट लायबिलिटी होता है, 1 साल के अंदर अंदर अदा करना होता है और वो लीगल एग्रीमेंट होता है। ये भी लीगल एग्रीमेंट है लेकिन ये तवील मुद्दत का है। इसका मतलब ये हुआ मोर देन 1 ईयर के बाद आपको अगर यानी कि कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम जो पैसे अगर उन्होंने हासिल कर लिए कंपनी ने और कंपनी को पैसे अदा करने हैं इतनी मुद्दत के बाद, 1 साल से ज़्यादा बड़ी मुद्दत के बाद, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा लॉन्ग टर्म नोट पेबल। एक्सेट्रा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज ना हो कि टोटल जो एग्जाम्पल्स लिखी गई हैं यही हैं टोटल एग्जाम्पल्स। इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आती है, लेकिन आमतौर पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट वगैरह उठा के देखें तो उसमें आपको यही मिलती जुलती लायबिलिटीज नजर आती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के तौर पर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छी तरीके से समझ में आया है, सिर्फ समझ में आना काफ़ी नहीं है, अगर अच्छी तरह समझ में आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर करवाएं। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया हो तो काइंडली इस चैनल को, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करिए। सर अली अहमद के नाम से मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी किसी भी थ्योरी को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर अली अहमद को। अस्सलाम वालेकुम।